सर एक इन्वेस्टर को इमोशनल होना चाहिए या लॉजिकल थिंकिंग के साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए सर? तो आप ह्यूमन एलिमेंट तो नहीं निकाल सकते हैं। सर आज अगर अगर 1 करोड़ होता है हमारे पास और उसको हमें ऐसे 3 जगह पे लगाना है, 3 जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो सर ये जानना चाहते हैं सर हमारे व्यूअर्स कि क्या म्यूचुअल फंड से बड़ा रिटर्न बन सकता है सर? सो म्यूचुअल फंड से रिटर्न, आई थिंक इस क्वेश्चन पे कोई अभी डाउट नहीं होना चाहिए। सर वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए और ग्रोथ स्ट्रैटेजी को लेके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर? मतलब ये डिबेट है या अभी ख़त्म हो चुकी है सर? मतलब लोगों का ये सोचना है। सर डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, बिकॉज वॉर सिचुएशन से हमने देखा कि हेजिंग कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। तो डिफेंस सेक्टर अभी सर पीक हो चुका है या और भी उसमें मौका है इन्वेस्टमेंट्स करने का? सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सही है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट सही है सर? क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है सर इंडिया में? ये भारत का चाइना मोमेंट कब आएगा सर? Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. आज के पॉडकास्ट मार्केट की कहानी फंड मैनेजर की ज़ुबानी में हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट फंड मैनेजर है जिनका 15 साल से ज़्यादा अनुभव है इक्विटी मार्केट में। यह मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 6 से ज़्यादा और 20,000 करोड़ से ज़्यादा AUM हैंडल करते हैं। ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर अजय खंडेलवाल। उनका इन्वेस्टिंग अप्रोच और डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनकी ये खासियत है। वेलकम अजय जी हमारे पॉडकास्ट में, आपने इतना समय दिया। आई रियली थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर सर। सर पहला हमारा सवाल है और आई एम श्योर सभी इन्वेस्टर का यही सवाल रहता है सर। सर आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग रही है, मैंने बायोग्राफी आपकी पढ़ी है, तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ सर आपकी ये फाइनेंस जर्नी और ये फंड मैनेजर की तक कैसे पहुँचे सर आप? सो थैंक्स। So I have come from a business family. ओके And business करके आप when you are doing a part of business family थोड़ा सा business का nuances समझते हैं। ओके फिर एजुकेशन के बाद अर्ली डेज में you try and see what kind of work really excites you. ओके So for me, I worked with actually Infosys, Hyderabad only. But then I realized IT industry अच्छा है, ओके but with my interest, I wanted to know more different businesses. And education से आपको फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा you have basic understanding of finances. And then finally जब आप अलग अलग businesses को explore करते हैं, फिर समझ आता है कैसे एक बिजनेस दूसरे से अलग है, क्या अच्छा है क्या खराब है। सो फाइनेंस स्पेशली इन्वेस्टिंग आई थिंक इज मोर अबाउट दैट एक्साइटमेंट टू नो मोर। एवरी मंथ we meet, interact with so many companies, and over period you understand कि this work is exciting, but at the same time where you have to focus your energies on. So I would say it happened gradually. ओके And on your way you learn, Yeah, you make mistakes. And so I think this is over period जो knowledge gain करते हैं आप, वो शायद that excitement in that journey, I think is my take about this whole thing. फैंटास्टिक सर। आप ये फंड मैनेजर का रोल जैसा आपने बताया सर वो पाथ पे कैसे आए सर आप? सो फंड मैनेजर जैसे व्हेन यू स्टार्ट, आप ये सोचते हैं कि अच्छा मुझे इन्वेस्टिंग करना है, आप धीरे धीरे बिजनेस से समझना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद कभी शायद आप गलतियां करते हैं, कभी फिर आपको समझ आता है कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स,
एंड देन इवेंचुअली आई थिंक ग्रेजुअली जब आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, एंड देन यू ग्रो विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली विद दैट मैच्योरिटी आई थिंक दैट फंड मैनेजमेंट comes naturally. प्रैक्टिकली इंडिया में ऑल इन्वेस्टर्स आर फंड मैनेजर्स, एसेट एलोकेशन सब देखते हैं. बढ़िया. कोई कभी गोल्ड में करता है, कभी कोई करेंसी में करता है, कभी कोई अपने बिजनेस में करता है. सो दिस इज आई थिंक दैट मोर फॉर्मल थिंग वेयर वी डू, वी मैनेज पब्लिक मनी, बट वी इंडियंस वी सेव मोर देन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो वी anyways focus on saving and investing. But this is I think natural progression to that. सर एक इंडिविजुअल तो सर अपना जब फंड संभालता है तो सर उनको तो एक लिमिटेड कैपिटल मिलता है और उतना प्रेशर नहीं रहता है. बट जैसे सर मैंने बताया अपने व्यूअर्स को कि अजय जी अबाउट 20,000 crores संभालते, उससे ज़्यादा AUM संभालते. सर वो प्रेशर कैसे हैंडल कर पाते सर आप? आई थिंक अगर आप परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है. ओके. द ईजिएस्ट थिंग इज फोकस ऑन बेसिक्स. फॉर अस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि आज कोई भी बिजनेस है, अभी वो इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स क्या हैं, उस इंडस्ट्री की कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है, एंड देन अगर आप नॉइस कट करके आज किसी भी बिजनेस के बारे में सोचेंगे कि ये इंडस्ट्री और ये बिजनेस नेक्स्ट 1, 2, 3, 5 years में कैसे ग्रो कर सकता है, देन लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल. बिकॉज प्राइस वॉलेटिलिटी इट इज ऑलवेज देयर, एंड वी हैव सीन जनरली इन्वेस्टर्स लुक एट प्राइस मूवमेंट एंड देन दे थिंक कि ये कंपनी अच्छा है या सेक्टर अच्छा है. फॉर अस इट हैपन्स द अदर वे. For us, if business fundamentals are strong, and जो मैंने characteristics बताया, if that industry, that business is exhibiting those characteristics, then for us, our job is to cut the noise. Okay. Understand the basics. And then performance follows here. फैंटास्टिक. सर पहला इन्वेस्टमेंट जैसा आपने बोला मिस्टेक से आप सीखते हैं, मिस्टेक्स होती है, तो पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था? हिट था या मिस था सर? आई थिंक आप ना अपनी हिट से सीखते नहीं हैं. ओके. एट अर्ली स्टेज जितना मिस्टेक्स आपको सिखाते हैं, आई डोंट थिंक इनिशियल डेज का सक्सेस टीचेस यू दैट. सो इफ आई हैव टू थिंक ऑफ इट, मेरा जैसे फॉर एग्जांपल NBFC में एक्सपीरियंस था. अभी वहाँ पर अगर आप ये सोचेंगे कि ये स्टॉक चल गया है या कंपनी ने अच्छा कर लिया है, तो आप बहुत शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं. बिकॉज वो जिस स्टॉक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो मतलब 100 bagger बना था. अच्छा. बट वेयर आई वेंट रॉन्ग कि आई नेवर रियलाइज कि इस इंडस्ट्री में, जो कि एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री होती है, एंड वहाँ पर इफ समबडी इज ब्रिंगिंग इनोवेशन, एडिंग न्यू सेगमेंट्स, सो जो एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है. ओके. सो व्हेन दोज काइंड ऑफ एट इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर, व्हेन यू मिस दोज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपको समझ आ जाता है कि इक्विटी मार्केट इज अबाउट अपॉर्चुनिटी, वेयर यू हैव टू लुक एट नॉट नियर टर्म परफॉर्मेंस. देयर कुड बी चैलेंजेस, बट अगर वो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड हाउ इज इट एक्सपैंडिंग, इफ you focus on that, okay, I think those data points bring lot of change in how you think. So those mistakes, for example, helped me a lot. Okay. बढ़िया सर. सो आपने मतलब गलत स्टॉक भी उठाया है बोलने का ये आप? See, eventually आप अगर if you are doing well, मतलब आपके hits are more than your losses. वो तो clear है. हाँ जी. But क्या है, वो जो misses initial होते हैं ना, and especially the magnitude of those misses, when you realize this is the kind of opportunity that was available and you missed on it, then I think every time आप जब भी कुछ assess करते हो, हाँ जी, you try to think कि I don't want to miss India, especially that kind of an opportunity. So we are open, we have to think of medium to long term,
एंड जब डेटा चेंज होता है, ट्रेडिशनली बिजनेसेस चेंज होते हैं, इंडस्ट्री का डायनेमिक्स चेंज होता है, दैट आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस है, इट मेड मी रियलाइज आई नीड टू बी मच मोर ओपन इन टर्म्स ऑफ असेसिंग हाउ आई डू टू द बिजनेसेस दैट वे. सर, एक इन्वेस्टर को इमोशनल होना चाहिए या लॉजिकल थिंकिंग के साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए सर? सो आप ह्यूमन एलिमेंट तो नहीं निकाल सकते हैं बिकॉज वी कीप मीटिंग इन्वेस्टर्स, एडवाइजर्स, एंड नॉट जस्ट देम, इवन फंड मैनेजर्स. ह्यूमन एलिमेंट तो है ही, यू कैन टेक इट अवे. ट्रू. बट आई थिंक ऑब्जेक्टिविटी क्लियरली हेल्प्स. ओके. आप पेपर पे चेकलिस्ट बना लीजिए. व्हेन यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट, you should write simple 3-year, 5-year, 10-year investment horizon. You should write कितना asset allocation किस क्लास में करना है. And then फिर अगर market 20% correct हुआ, then during that time, what were your emotions? How you reacted to that? Because why mutual fund का performance better होता है versus investor का return during that same time? Because they always, जब whenever there is these kind of events that happen, people overreact. Yeah. We all, in near term, we always overreact to the most positive and negative side. So I think for me as an investor, you should first write, this is my investment horizon. Okay. And second, if you still not believe in equity, thoda sa please take help of advisors. Okay. And understand whether this is an asset class which can generate return or not over a period of time. Yeah. So once you have that belief Okay. that this, where India is in, Yeah. what is our inflation, what kind of return equity can deliver. First, if you are convinced about it as an investor, then I think that emotional drive जो है, roller coaster जो है ना, वो थोड़ा smoothen हो जाता है during turbulent times. Correct. Because there will be corrections in market. Yeah. So I think that is very important. True. True. सर, आज अगर 1 करोड़ होता है हमारे पास और उसको हमें ऐसे 3 जगह पे लगाना है, 3 जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या 3 एसेट क्लास होंगे या ऐसे कौन से 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होंगे सर जो आप बोलोगे कि यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? So जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ आपने बोला, अभी for some investor 1 crore could be a large amount. For some investors 1 crore will not be such a large amount. So one is your financial position. Okay. And uske accordingly, what is your investment horizon? Because if suppose there is an urgent need of money in say next 1-2 years, then aapka asset allocation will be very different from somebody who doesn't require money for 3-5 years. Okay. So I think that when do you need that money should determine your asset allocation. Okay. But if we are talking about say young investors in India who have enough investment horizon, so for them I think important is you should take care of your near-term expenses. Okay. Because medical urgencies and all, correct, they can happen anytime. Yeah. Problem with other asset classes like real estate and all, unfortunately when you need the most, that is when the liquidation becomes most difficult. Okay. With equity आपको liquidation का कोई problem नहीं है. So that issue is not there. Tax benefit जो है, which is there with equity, which is not there with other asset classes. So for me, one is if I have enough contingency funds for my near term, say 6 months. हाँ जी. And if I have investment horizon of say 3 to 5 years, I think equity should be 70% of your asset allocation. Okay. And rest 30%. See, I would say again, gold, real estate, you have other asset classes, but based on your understanding and cycle, because most of these asset classes are cyclical. Correct. Equity has shown much less cyclicality compared to other asset classes. हाँ जी. People क्या गलती करते हैं, point to point return देखते हैं, बीच का cyclicality भूल जाते हैं. Real estate, there are cycles when there is no return. हाँ जी. But for active investing, you look at the history of any mutual fund in India schemes, we have delivered fairly decent returns. So I think based on that, my
advice is that look at some of these factors. What is the contingency money you require? What is your investment horizon near term? What are your Okay. investable goals? And then accordingly choose equity, because this is most efficient, liquid and tax friendly asset class. हाँ जी बिल्कुल सर, आपने जैसा अभी बताया कि एक होराइजन रहना चाहिए और एसेट क्लासेस आप देख के आपके मतलब रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। तो सर ये जानना चाहते हैं सर हमारे व्यूअर्स कि क्या म्यूचुअल फंड से बड़ा रिटर्न बन सकता है सर? सो म्यूचुअल फंड से रिटर्न, आई थिंक इस क्वेश्चन पे कोई अभी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके। Last 5 years, small cap return is 35% CAGR, True. Yeah. which is 35% sounds good, या but वो 400% हो गया है। हाँ जी When you think of it, it is your money has become 4 times या in 5 years. ट्रू। I think that is insane return. सो सही यहीं से सवाल आता है सर, क्या यहाँ से और बड़ा रिटर्न बनेगा फिर? So वापस, क्योंकि यहाँ पर भी जो बिजनेस था, साइकिल थी, हाँ जी उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक द बेस्ट वे इज दैट इफ यू हैव decent return expectation, you will not be disappointed. प्रॉब्लम क्या होता है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड से पीपल एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स। मतलब दे आर ओके विद 7% इन FD, they are okay with real estate का over a cycle of 8-10% return, but when it comes to equity, I don't understand why people want this exorbitant returns. पॉइंट ये है कि आज की डेट में आपने 10 लाख रुपया इक्विटी में लगाया था या आपने 1 करोड़ रुपया लगाया था, आपने 10 करोड़ लगाया था, 10 करोड़ पे 50% रिटर्न इज फैंटास्टिक। 10 लाख पे 100% रिटर्न इज स्टिल 10 लाख। ट्रू। So I think the focus should be to increase this corpus. हाँ जी Because equity में phases आते हैं जबकि आपका रिटर्न वापस कैप्चर हो जाता है and then थोड़ा सा टाइम करेक्शन होता है। बिल्कुल। So why mutual fund is good is because as active managers, we always try to make sure that our portfolios are aligned to those sectors where you are seeing the best earning growth. इसलिए आप देखेंगे कि आई थिंक दैट वे एक्टिव मैनेजर्स आर डूइंग वेल इन इंडिया। सो वन इज इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड इक्विटी इज नॉट लॉटरी। हाँ जी। डोंट एक्सपेक्ट asynchronous results. You have to focus on increasing your corpus first. Okay. Build that corpus over period. There are so many studies. Even if you start with 500 rupees SIP or 5,000 rupees SIP, you can build a large corpus. True. So build corpus, returns follow. Eventually, 1 year could be bad. Because in last 20 years in Indian market, there are 4 instances where index has given more than negative return of 20%. That means 16 years we have given positive returns. True. And overall we have given 14-15% average return. Then where is the risk? Yeah. So I think this is what investors need to clearly keep that in mind. And I think as advisors, it is our job to really make them understand that there will be volatility. Volatility will be there. But I think the equity investors eventually are rewarded over a period of time. सर सो वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए और ग्रोथ स्ट्रैटेजी को लेके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर? मतलब ये डिबेट है या अभी ख़त्म हो चुकी है सर? मतलब लोगों का ये सोचना है अभी। सी वैल्यू ग्रोथ में होता क्या है, एंड आई विल टेल यू एड अनदर कि ये जो हाई PE स्टॉक्स होते हैं, हाँ जी, when people say value, generally दिमाग में आता है कि ये लो PE, लो प्राइस टू बुक स्टॉक है। ग्रोथ इज यू एक्सपेक्ट देम कि अच्छा हाई ग्रोथ है, हाई PE होगा एंड कुछ एक्स्ट्रा हाई PE। बट अगर 5, 7, 10 years if you look at, there are companies at 70 PE with good results, they deliver you still very decent CAGR returns. So the question here is कि what is that expectation of earning and what is the execution delivery of that company. Value as a whole, मैं चाहता हूँ कि मुझे 30% अर्निंग ग्रोथ कंपनी 15 PE में मिल जाए. It never happens. Within same sector, I want
25% earning growth company at a same PE of a 10% earning growth company within same sector. It never happens. Yeah. So value, I think you have that peace of mind that you are entering at a low valuation. But until unless things change for that business, where it starts showing traction, growth आता है, that stock will be there only. So there'll be time correction and your holding period return could be still. जो value trap बोलते हैं, how this term came, value trap, because the holding period return because of time correction is again very suboptimal. So it is growth, and if that growth is delivered, you will never see PE compression. Okay. Whether it is a 70 PE stock or a 100 PE stock or a 30 PE or a 10 PE stock. If earning is delivered as per expectation, you will never see PE compression. Okay. So I think for us, what is important is whether it is value or growth. Earning delivery has to be there. You can't tell me stock का earning 3-year flat है and आप कहोगे वो stock चलेगा. It never happens. Correct. So that is what it is. सर अभी हाल ही में हमने देखा है रशिया यूक्रेन के टेंशन्स बड़े हैं, तो सर ये टाइम पे एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या टेंशन लेना चाहिए या रीबैलेंसिंग करना चाहिए अपना एसेट क्लास? आपका क्या इसमें ओपिनियन रहेगा सर? So I think last वापस 7-8 years if I have to think of it. अभी क्या है, रिस्क ना, पहले क्या होता था, रिस्क इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, हाँ जी, इन्फ्लेशन ऊपर गया, ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए. आई थिंक इंडियन मार्केट इज मैच्योर नाउ. ओके. वी नो ऑल दोज रिस्क एंड वी नो हाउ टू हेज आवर पोर्टफोलियो. ओके. अभी क्या है, नाउ द काइंड ऑफ रिस्क विच आर कमिंग, फॉर एग्जाम्पल जब IL&FS हुआ था, हाँ जी, कोविड हुआ था, ऑल दीज वॉर्स हैपेंड. या आई थिंक दे कांट बी एंटिसिपेटेड, यू कांट प्रीएम्प्ट देम. करेक्ट. सो उस केस में क्या होता है, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वॉर्स, या अनफॉर्चुनेटली वॉर्स के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाता है, हाँ जी, एंड बिजनेसेस को दे स्टार्ट सीइंग इम्प्रूवमेंट इन देयर ऑर्डर बुक. So even though it is unfortunate, actually markets historically, if you look at and analyze last 3-4 instances where war has happened, markets have actually done better because liquidity improve हो जाता है मार्केट में, businesses की order book improve हो जाती है, ओके, government spending बढ़ जाती है. So war, and I think those kind of instances will continue to come. During such phases, there will be again heightened emotions. That is the time we need to be more calm about investing. And I believe अगर आपका equity allocation ज़्यादा है, you should try and bring it to a level where you're comfortable. So these uncertainties will be there even in near term. For example, tariffs now. या That still is not again settled. करेक्ट. Market जो Jan Feb में जो issue थे, half of them are still there, and market has practically recovered, or just 5-10% lower, and most of those issues are still outstanding. या So all these things eventually become heading of a newspaper. या What is important is companies ने during that time deliver किया था कि नहीं, and that determines stock prices, and see market is reacting to that. या So advice is simple. All these instances, yes, there will be too much of discussion about it. I'm saying if your equity allocation is low, use that as an opportunity. That's सो सर डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, बिकॉज वॉर सिचुएशन से हमने देखा कि हेजिंग कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं. तो डिफेंस सेक्टर अभी सर पीक हो चुका है या और भी उसमें मौका है इन्वेस्टमेंट्स करने का? So globally, defense spend is increasing. Okay. Europe, they never spend the kind of money they are doing it now. Country like Germany, they never allocated that kind of percentage of GDP to defense which they are doing now. A lot of firsts are happening in the world now. या So defense, and especially the concerns and how now wars are changing. So we met one company recently and they told us, it's an interesting incident. The Armenia and Azerbaijan ka first war, it continued for 6 years. अच्छा The second war concluded in 45 days. अच्छा. Why? Because the nature of war has changed completely. Because now it is not पहले जैसे foot soldiers आते नहीं, थे, correct. tanks. अभी that whole thing has changed. या
So we relying on somebody else technology can land us in trouble. Yeah. इसीलिए आत्मनिर्भर इंडिया Yeah. जो फोकस कर रहा है, so our defense spend is going to be there. Okay. And how we are placed geographically, I think there will be challenges. But yeah, near term, because I think index is up 60-70% last 1-2 months. So we need to keep in mind Yeah. the price movement versus fundamentals. Right now, I think price movement started tracking fundamentals, but you don't know when it actually overshoots the fundamentals. So defense as a sector globally will see more allocation. Clearly, companies operating in that line of business will benefit. But as investors, again, you should think of allocation in defense as part of your overall portfolio. If it is 3 to 5%, you shouldn't be bothered. If it is 20, 30, 40%, yes, you should be bothered. So allocation is more important because again, we have seen that kind of price action. Sometimes, as I said, fundamentals and price action, they move in different directions. So, but yes, the sector will see a lot of demand and capital allocation. आई थिंक रिसेंटली, जैसे आपने सही बोला सर, अभी रिसेंटली हमने देखी है कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बड़ी रैली आई है, ऑलमोस्ट आई थिंक ऊपर से जहाँ 35% हमें देखा था डाउन साइड, वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है. पॉजिटिव है. या पॉजिटिव है, Yeah. या पॉजिटिव है. Yes, absolutely. पॉजिटिव है. सर SIP करना है पर गोल नहीं है सर, क्या ये सही है? Savings never hurt, right? I mean, goal-based investing is good. Yeah. But when you're saving, generally, if there is any kind of contingency, it will help you. Okay. So, saving, अगर आप कर रहे हैं, it will help you at all times. Yeah. But when you evolve and mature as an investor, you start doing goal-based investing also. For example, if you require money in 2 years, based on that amount, your SIP amount will be very different from if you're generally doing SIP. So I think that was saving, especially in equity, given the tax benefit liquidity quotient of this asset class. It should be everybody's. I think government should make it mandatory. सर ये हर मार्केट करेक्शन में लोग रिडीम क्यों करते हैं सर? मतलब आई एम श्योर आपको भी वो सेलिंग प्रेशर या रिडम्पशन देखते होंगे सर एमसीज में, तो ये इसको ओवरकम कैसे करें सर? So I would say when you're sitting on profits, human psyche is that you don't want to forgo those profits. I think 20% का profit versus 20% का loss, we have different emotions to that. It's just 20, but loss hurts more than I think the profit of 20%. So this is human behavior. We have seen time and again money comes when market is doing exceedingly well, and when correction happens, people don't take that as an opportunity because they are always concerned. अभी तो इतना profit कम हुआ है. What is if it goes back to again same level? That is where maturity in investing, especially equity, is important. Okay. You have to think of your allocation, whether it is capital gains or your principal. It is your money which is allocated to equity. If you are comfortable with it, because क्या होता है कि time and again, even we struggle. आज मैं जैसे practical example देता हूँ, कोई stock है, मुझे पता है उसका अगले 3-6 महीने का रिजल्ट खराब आना है. ओके. आई नो कि वो करेक्ट भी होगा. ओके. पॉइंट ये है कि वो कितना करेक्ट होगा, मैं उसको कहाँ पे जाके वापस खरीदूंगा. हाँ. मैं उसको 10% नेगेटिव पे खरीदूंगा, 20% नेगेटिव पे खरीदूंगा. मैं 20% हो गया तो मैं क्या और 10% का वेट करूँ, वो भी खरीद लूँ. ओके. एंड फिर अगर वो 20% नेगेटिव से वापस ऊपर आ गया 10%, then I'm stuck because अब वो प्राइस जो नीचे गया था, I did not buy at a lower price and it has now started moving up, then again I'll be in a dilemma. So timing again with all, जैसा मैंने बताया, with all these corrections of 20, 30, 40% in market, we have given 15% return still. Yeah. So timing, it's very difficult.
I'm not saying right or wrong, but it's very difficult. Because आपने 10% करेक्शन के लिए वो रिडीम किया था क्या? हाँ. If you ask somebody that only 10% करेक्शन के लिए रिडीम किया था, no, they will say sharper correction. Okay. But sharper correction में will you able to buy again? Yeah. Bottom time कर पाए थे? Yeah. It never happens, and then you lose on the opportunity. Yeah. So that's why it becomes very difficult. सर और एक चीज़ हमने देखा है कि बुल रन आता है, वहाँ पर इन्वेस्टर्स मिस्टेक करते हैं, तो उसको भी कैसे ओवरकम करें सर? ये तो डाउन साइड हमने बता दिया कि टाइम नहीं कर पाए, और बॉटम में हम खरीद नहीं सकता है बिकॉज टाइमिंग नहीं कर पाए, तो ये बुल रन में कैसे क्या मिस्टेक्स होती है सर? बुल रन में भी स्पेशली क्या होता है कि वापस यू गो विद द इमोशंस, आज मार्केट ऊपर चला, फिर कल वापस ऊपर चला, देन होता ये कि समटाइम्स यू फील दिस इज इजी मनी, विच इज नेवर द केस. करेक्ट. एंड उसके केस में विदाउट डूइंग एनी डिलिजेंस यू बाय, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स, दे बाय फंड्स, दे बाय हाई बीटा फंड्स, दे बाय डायरेक्ट इक्विटी, and then they burn hand, and then again it goes in that sulking mode that equity is wrong. You have to be disciplined. When market is going good, you need to make sure that wherever you're investing, वो म्यूचुअल फंड्स का क्या थॉट प्रोसेस है, उनका पोर्टफोलियोज कैसे अलाइंड हैं, बिकॉज that is the time when actually you need to be more careful, and that is when people become more careless. So, वापस as advisors, I think it is our job to handle them during all these times. Correct. They tend to make mistake during good times. करेक्ट. सर हमने देखा है कि गोल्ड ने ऑलमोस्ट 45% रिटर्न दे चुका है लास्ट 1 ईयर में. सर क्या ये कंटिन्यू करेगा या हमें स्विच करके कोई दूसरे एसेट क्लास की ओर देखना चाहिए? So I think my take on this is that क्योंकि if you look at currency market, how gold is now, how USD is depreciating against all currencies. जैसा US का January से March तक I think practically everything went into US. चाहे वो commodities हो, equity inflows हो, even gold imports हो. So वो during uncertain times, safety wise, gold I think is a excellent asset class. We Indians as savers, and especially in gold, we have clearly benefited. But at the end of the day, you need to be cognizant आपका gold का allocation कितना है, क्योंकि at some point in time 45% return from an asset class जहाँ पे the use cases of gold. It is still just a saving product. जिसका कैगर 8.5% है जब हम डेटा देखते हैं सर. So in such times when clearly now prices are overshooting fundamentals, you need to be careful. This is all about disciplined approach. So gold as an allocation, yes, because historically it has given returns. How can you question that? True. These are facts. But at the same time, with 1 year 45% return coming from a commodity, you need to be careful. सर अभी जैसा आपने मेंशन किया कि काफ़ी इक्विटी है, काफ़ी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो यूएस की ओर गए हैं, तो सर हम जैसा डेटा भी देख रहे थे कि काफ़ी एफआई ने इंडियन मार्केट से अमाउंट पुल आउट करके यूएस की ओर गए, चाइना की ओर गए. सर ये हमेशा एक बना रहता है कि क्या वो वापस पैसा आएगा इंडिया में? So I would say last few years, one is our dependency on FII flow, especially market volatility के लिए, it has come down drastically. Last most of the year they were selling, we were buying, and market was doing well. And even in Jan-Feb when market corrected, FIs were selling. But our SIP flows, they did not go down. They were still strong. So market corrected because of all those uncertainties that could have led to cut in earnings. And finally in April, when those uncertainties did not play out, earnings came as expected, markets recovered. So उस केस में FII flow, especially now when if you hear any of the global asset managers, US inflation is going to go up, currencies will be depreciating, and with all this imported inflation,
there will be cut on discretionary spend. So earning का यहाँ से expansion के chances बहुत कम है. Okay. इसीलिए FII के पास अब अगर if rupee is appreciating, they make money, simple money, Yeah. just by being present in Indian market. Correct. So that's how we are seeing FII flows coming back also. And again, if you have to think of fundamentals, clearly India is the fastest growing economy, resilient in terms of any financial macro parameters you think of. So there's every reason for them to come back to Indian markets. सर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सही है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट सही है सर? इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है. यू आस्क योर वाइफ, शी विल ऑलवेज से रियल एस्टेट एंड गोल्ड. So you have to balance it, यार. I think वापस the importance of money is to have that peace of mind. Okay. So real estate, your house, your fixed assets, yes. I am not of that opinion that when people say equity is the only thing. No. Real estate gives you peace of mind. That is also priceless. So yes, you should have a house, but investing के लिए considering the yields and capital appreciation, it is cyclical. If you are in right cycle, you will make very good money. If you miss out on selling during the right cycle, then your holding period returns become very suboptimal, and it is illiquid and it is tax inefficient. So consider that also when you build your asset allocation. सर एक थर्ड एंगल भी निकलता है सर, एफडी इन्वेस्टर्स थे तो उनको सबसे पहले क्या समझना चाहिए सर एफडी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले? I think FD investors के लिए, if I have to think of it, mutual funds में that regular monthly payout plans, we have now options because FD investors typically want a regular monthly. Yeah, true. There is safety that is there. With equity, there could be volatility. But over period, if they have built a corpus and if the payouts are monthly and that SWP now, that payouts are, calibrated. So that meets their requirement. So again, based on investor, like to like if they compare, FD is not as remunerative. But if they want, old people, for example, retired people, you can't ask them that put large amount in equity because there could be volatility. True. So for people who want that kind of regular income, I think they should think of it again as part of their asset allocation. Yeah. But for young investors who have time in their hand, I don't see how it makes sense. So yeah, it started as a saving product. Yeah. But as investors, again, whom you talk to, whom we talk to, for them, they need to understand how much money they have in FD and what is tax adjusted return that they are getting, and then think of it. Correct. In terms of allocation. सर हमारी काफ़ी मुलाकात होती है यंग इन्वेस्टर्स से, तो जब भी हम डिस्कशन करते हैं एसेट एलोकेशन वगैरह वगैरह, तो सर ये हमेशा से ही एक उनके पास से ये आता है कि क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है सर इंडिया में? क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है इंडिया में? आई नो ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, बट ये मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यंग इन्वेस्टर्स से. See, I may not be the best person because crypto, again, one is कि उसका acceptability. For example, crypto as a currency, if it is not widely accepted, then how will you determine the value of it? Price movement exchanges पे दिखता है. We have seen instances in India जहाँ पे वो exchanges, especially dealing in crypto, they faced RBI का issue. There were other challenges where investors lost money investing in crypto. So crypto, again, given right now the kind of uncertainties around it, it is, I think, a product for more informed investor. Okay. And even as a fund manager, I don't claim to know about crypto. So yeah. सर ऐसे AI EV
डिफेंस इंफ्रा, मतलब 2025 का फेवरेट सेक्टर क्या हो सकता है, या 26 का फेवरेट सेक्टर क्या हो सकता है? I would say manufacturing. ओके, And because so many things happening around, क्या होता है एक बिजनेस के लिए ना, आपको पैसा चाहिए. If there's government which is supporting manufacturing, you get capital subsidies that helps a business. So उससे वो business का pay off better हो जाता है. Similarly, when government and infrastructure is improving, आपको टेक्नोलॉजी का अगर if you get right access to, if you have domestic consumption market, so all these things matter, because at the end of the day, manufacturing, you have to be the lowest cost producer, या and we have large market, captive market. How we are seeing in so many industries, with auto, with durables, now in semiconductors, EMS and all. So I think that is where the bottlenecks, they are coming down, and clearly our advantage in terms of technical skills and mass consumption base that we have, the financial attractiveness will improve. So that is one. Second is, I think, considering near term, because there have been tax cuts, so people will have more money in their hands. Urban consumption has been slow. So we are looking at those kind of businesses जहाँ पे, क्योंकि 2 साल लोगों ने पैसा कम था, खर्च कम किया था, अब जब पैसा आएगा तो थोड़ा शायद सेविंग में जाएगा, थोड़ा शायद इन दिस डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में जाएगा. So we are looking at those kind of businesses जहाँ पे near term some of these variables which are turning positive, and over medium term where there is large addressable opportunity. So if you get both, then I think returns ना homogeneous होते हैं. ओके सर, इंडिया भी ऐसे पोजीशन पे है जो चाइना 2007 में हुआ करता था, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसा मैंने डेटा रेफर किया है, 3.5 ट्रिलियन पे था. तो सर ये भारत का चाइना मोमेंट कब आएगा सर? See, क्या होता है, sometimes ना we fall for this kind of narrative, and वो investing में mistakes भी होती है. ओके, We look at larger picture हाँ जी, कि ये this is how things may play out, but and this is over period we have learned या that if you want to travel from point A to point B, वो catapult नहीं होता. You have to take every day certain steps and move in that direction. So China movement के लिए, for example, we need large manufacturing. Now manufacturing के लिए we have to meet companies and see that there is change happening on the ground. They are getting the technology. They are having right supply chains. They have right logistics and financing costs. They have customers where they have strong wallet share. तो ये ही सब चीज़ों से वो आता है, because क्या है, otherwise we fall for the narrative, and this is the mistake that lot of investors do. ओके, There is a promise, but that part 2 promise has to be delivered, reevaluated at various steps. If it is moving that right direction with right quantum, then yes. But China movement की जहाँ तक अभी theoretically, there are certain sectors जहाँ पे we will benefit, क्योंकि world is moving away from China, looking at more stable manufacturing bases. But with our conversation with companies, it will not happen overnight, ओके, because you need right technology, you need right skills. There will be some teething problems that will happen when you establish something. So gradually we are moving in that direction. And आज जैसे आज आप अगर if something requires 10 steps, आज हम एक step कर रहे हैं, फिर gradually we'll start doing 2 steps in that 10-step process. Then we'll do 3, 4. It will happen gradually. We are moving in the right direction, but things will not change overnight. ओके. And I think this is what reality of equity investing is. या सर, तो आपके हिसाब से टॉप 3 ऐसे कौन से थीम्स होंगे जहाँ पर हम पैसा बना पाएंगे या एक इन्वेस्टर पैसा बना पाएगा सर? I would say manufacturing. ओके, Clearly, and within manufacturing there are so many sectors which are very promising, where baseline growth is very high. So manufacturing, I think
discretionary consumption because India is growing. Yeah. So that will continue. Similarly, healthcare, because as we grow, we will require all those basics, which will become important. जो आप चाइना बोल रहे थे ना 2007 China, when per capita moves from certain levels, हाँ जी. your nature spend changes. Yeah. And I think that is where some of these sectors will benefit. So by and large, some of these sectors will do well. But overall, we need to pay attention to that. Even if there is a promise, delivery needs to follow. So, yeah. सर एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर का 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करता है थ्रू SIP, तो कितना बड़ा रिटर्न रियलिस्टिकली बना सकता है सर? जैसा आपने बताया था कि एक इन्वेस्टर को 500 या 5,000 से स्टार्ट करना चाहिए, तो कितना रिटर्न या कितना कॉर्पस बना सकता है ये सर रियलिस्टिक अगर लॉन्ग टर्म स्टे करता है? Again, I think we did some exercise where even SIP during all these corrections and all, आप जनरल ले लीजिए, अगर 10,000 रुपये डालते हैं 5 साल मतलब they have invested what 30 lakh rupees. Yeah. At 14% return, I think that reaches to around 50 lakh Yeah. rupees. So 50 lakh rupees का lump sum पे when you start earning, then you will see the real difference. Yeah. क्योंकि next 3 years it will really start showing. 5 साल में और आपने 5 साल का 1 करोड़ रुपया वैसे ही हो जाएगा at 14% CAGR. करेक्ट. So उस बीच में अगर if you have extra money, then that 1 CR can be reachable much faster. Basic calculation at that level, I think you should reach there between 7-8 years. ओके. So सर एक नए इन्वेस्टर के लिए आपका गुरु मंत्र क्या होगा सर? नए इन्वेस्टर के लिए आई थिंक गुरु मंत्र वुड बी कि टेक योर टाइम, कन्विंस योरसेल्फ दैट इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज नॉट गैम्बलिंग. डोंट एक्सपेक्ट extraordinary returns, but if you invest over a period of time, you will be surprised to see the kind of corpus you'll be able to create. Okay. So be assured when you invest in equity, there will be volatility. Understand those nuances. Yeah. That why this volatility is there. Correct. And if you have little bit of grip about what is leading to this volatility, Yeah. you will be much better as an investor. Because क्या होता है फिर ना, you will be able to take advantage of such opportunities rather than panic में react करते हो आप. So as investors, young investors, if you are not well versed, take help of advisors, understand this, the nitty-gritties of this asset class. Yeah. Because this is hugely rewarding. Correct. And if you are a young investor, time is on your side. Yeah. You'll be surprised that what wonders it will do eventually if you stay there. So start early, take advice, do it right way, and I think they'll be positively surprised. सर 2025 का एक बड़ा रिस्क है जो लोग अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सर. ऐसा मतलब क्या रिस्क हो सकता है या ऐसे कौन से इवेंट्स आ सकते हैं सर जो हम नहीं देख पा रहे हैं? See, नहीं देख पा रहे हैं is again nobody could have predicted COVID, Yeah. UK Russian war, even our recent that instance. So जैसा मैंने बोला, market में the known risks now, I think investors are matured how to handle known risks. Okay. Oil at 60, 70, 80, 90, we know Yeah. which are the businesses which will be impacted, which are the businesses which will benefit. Yeah. रिस्क के केस में अभी फॉर एग्जाम्पल इवन द ड्यूटीज, देयर विल बी सम क्लैरिटी आई थिंक बाय July 9th. फॉर ऑल यू नो इट मे कंटिन्यू टू ड्रैग फॉर नेक्स्ट 3 months. So there will be uncertainties this year. The good part is government balance sheet is healthy, and when we are talking to companies, I think the government spending is improving. So by and large this year, because we are coming back at the back of good 3-5 years cycle, you can expect some bit of volatility, but macros are very strong that way. The earning correction in Nifty earning that was supposed to happen, I think in last 2 quarters that has happened. So
expect some bit of volatility, but Okay. personally, I don't see any large corrections that way. सर हमारा लास्ट और ये जनरली व्यूअर्स का फेवरेट सेगमेंट है सर। सर मैं चाहता हूँ, ये रैपिड फायर राउंड है तो मुझे मिथ और रियलिटी में बताइएगा सर। सर पहला ये आता है, म्यूचुअल फंड्स आर ओनली फॉर रिच पीपल। Wow. मिथ या रियलिटी है सर ये? Wow. No, I think how Indian regulators, they are trying to help investors, mutual funds, even investing in direct equity. You look at how in last 5 years, number of people who have come to equity markets, still our saving rate is still much lesser. Yeah. In terms of people participating in equity, still much lesser. Yeah. So वो तो clearly improve होना है. हाँ जी। तो म्यूचुअल फंड फॉर रिच पीपल आई डोंट थिंक, बिकॉज टैक्सेशन बेनिफिट जो भी हैं वो भी इट इज फॉर लोअर एंड मिडिल क्लास। रिच इन्वेस्टर्स का तो टैक्स ब्रैकेट भी ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड में भी उनका टैक्सेशन ज़्यादा होगा नियर शॉर्ट टर्म दैट वे। सो आई थिंक म्यूचुअल फंड क्लियरली हेल्पिंग स्मॉल सेविंग इन्वेस्टर्स। सो ये मिथ है सर Clearly. कि खाली ओके सर एसआईपी में हमेशा प्रॉफिट बनता है सर? प्रॉफिट बनता है हमेशा। अभी रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस हुए थे एसआईपी पे, रिटर्न पॉजिटिव नेगेटिव। सो फार आई हैव नॉट सीन, आई थिंक वी डिड लॉट ऑफ दी स्टडीज। इफ यू आर एसआईपी इन्वेस्टर, आई थिंक 2008 के पीक से भी इन्वेस्ट किया होता तो भी आई थिंक योर 5-year रिटर्न नेवर डिप्ड इन नेगेटिव फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंसेस आई थिंक। सो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका है, इतने टेपर टेंट्रम, वॉर, कोविड, आई थिंक व्हाट वी हैव नॉट सीन, बट एसआईपी in 3-5 year SIP getting into negative is not seen so far. So SIP going negative, according to me, is difficult. Okay. Sir, gold is safer than stocks. So myth या है reality? So gold is safer than stocks. I think safer in the sense the drawdowns are lesser in gold. Okay. Yeah. But अगर वो इन्वेस्टमेंट क्लास की तरह हम बात कर रहे हैं, एफडी भी तो उसमें तो ड्रॉडाउन ही नहीं होता. Yeah. It is the safest that way. But when we are talking about, because 18 में हुआ था गोल्ड में भी करेक्शन, हाँ. so drawdowns are lower than equity. Okay. But overall return, for example, if you hold physical gold, you will not get anything. Equity mein you get liquidity, you get dividend. So there is continuous flow that come into it. Tax benefit clearly is in favor of equity. And overall returns also. Easy to store. So gold भी negative return दे सकता है? There are few instances, but yes, gold has given negative returns. It's not that ki gold has never given negative returns. So that notion of gold has never given, that calendar year gold का negative था. So during uncertain times gold clearly always outperform. But if it is, we are talking about investment options, yes, gold should have allocation to the portfolio, but equity clearly has outperformed. सर एफडी से ज़्यादा पैसा बनाना रिस्की है सर। ये जब हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है, तो क्या ये मिथ है या रियलिटी है सर? एफडी से एफडी से ज़्यादा रिटर्न जो भी इंस्ट्रूमेंट देता है, हाँ, वो रिस्की होता है सर? अच्छा नहीं, आई थिंक पोस्ट टैक्स रिटर्न तो एफडी का बहुत ही सब ऑप्टिमल होता है. ओके. एंड उस केस में डेटा देखना चाहिए, स्पेशली फॉर आज लास्ट 25 years हिस्ट्री. इफ यू लुक एट, markets have outperformed clearly. So FD post-tax return, so I think equity beats by a large margin. So वापस as a contingency measure, you should have certain percentage of equity. For people who want regular income, they should have some bit of FD. But by and large, young India has to be investing in equities. Yeah. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया. आई थिंक इस पॉडकास्ट
रिलीज़ होने के बाद हमारे व्यूअर्स काफ़ी कुछ सीखेंगे इससे, एक डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, वेल्थ क्रिएट कैसे हो सकती है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट सर. थैंक यू सो मच. ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू सर. थैंक यू. दोस्तों, अगर आज का ये पॉडकास्ट आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल वेल्दी बनेगा तो कंट्री वेल्दी बनेगी. थैंक यू सो मच.